बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पायरेशन। हमने लास्ट पढ़ लिया है कि रिस्पायरेशन होता क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पायरेशन क्या है। वो कहता है ये प्रोसेस है रिस्पायरेशन की इन्वॉल्व करती है सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस पर। वो कह रहा है जो रिस्पायरेशन है ना वो मुश्तमिल होती है ढेर सारे रिएक्शंस के ऊपर। सीरीज़ मतलब एक सीरीज़, जैसे आप कोई ड्रामा देखते हैं ना तो उसकी किस्तें देखते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम सीरीज़ कहते हैं कि एक रिएक्शन होगा, फिर उसके आगे दूसरा रिएक्शन होगा, एक रिएक्शन होगा, फिर दूसरा रिएक्शन होगा, तीसरा रिएक्शन होगा, फिर चौथा रिएक्शन होगा। इस तरह ढेर सारे रिएक्शन होते हैं रिस्पायरेशन के अंदर। फॉर स्टडी ऑल ऑफ द रिएक्शन, सारे रिएक्शन को पढ़ने के लिए जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन में होते हैं हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि वो काम कैसे हो रहा है, रिएक्शन कैसे हो रहे हैं। हम ये पढ़ेंगे कि हर एक रिएक्शन में क्या हो रहा है और वो कैसे हो रहा है। वो कहता है एरोबिक रिस्पायरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस बट फॉर कन्वीनियंस वी डिवाइड इट इनटू द 3 स्टेजेस। वन इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड इज द क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच वी आल्सो कॉल्ड ईटीसी। अगर कहीं पे ईटीसी लिखा हो तो उसका मतलब ये है, अगर बड़े लफ्जों में लिखा हुआ हो तो उसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, वो इसमें इस लाइन में ये कहना चाह रहा है कि एनारोबिक जो प्रोसेस है ना उसमें सारे रिएक्शन जो है ना वो मुस्तकिल हो रहे होते हैं, कहीं पे रुकता नहीं है कोई भी काम, ठीक है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए हम 3 हिस्से बना लेते हैं कि जो रेस्पायरेशन है वो 3 हिस्सों में होती है। पहला उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस, जहाँ पे भी लाइसिस आता है ना, लाइसिस, ठीक है, तो उसका मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, टूटना या तोड़ना होता है, ठीक है। तो ये जो होता है, अब ये क्या लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लूकोज का टूटना, ठीक है। उसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, चलो क्रेब्स साइकिल से तो आपको कुछ अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं किसी चेन के अंदर, यानी इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन आगे पीछे एक चेन के अंदर इस तरह जा रहे होंगे, ठीक है, एक मूवमेंट कर रहे होंगे, ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है चल फिर रहे होंगे, ठीक है। पहला प्रोसेस पढ़ते हैं जिसको ग्लाइकोलाइसिस बोला था। ग्लाइकोलाइसिस ऑकर इन साइटोप्लाज्म, जो सेल होता है ना उसके अंदर जो ग्लूकोज पड़ा होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, वहीं पे ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज भी है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रहा होता है। इवन एमबीबीएस के अंदर आप, इवन बीएससी के अंदर, एफएससी के अंदर आपसे ये पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस की साइट क्या है, मतलब वो कहाँ पे हो रहा होता है। तो ये आपने याद रखना है कि वो साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है और उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब शुरू में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे हम पहले यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि ये देखा ना, ग्लूकोज को हमने पायरुविक एसिड में तोड़ा था, ये यहाँ पे भी। तो जो ग्लूकोज पहली दफ़ा टूटा था ना एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर, हमने इधर पढ़ा था, उसमें ग्लूकोज को टूटने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। ये पहली स्टेज है, पहला स्टेप है। दैट इज व्हाई इट ऑकर इन बोथ टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। वो कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसीलिए ये एनारोबिक में भी हो रहा होता है और एरोबिक में भी हो रहा होता है, ठीक है। दोनों के दोनों प्रोसेस में हो रहा होगा, एरोबिक और एनारोबिक दोनों में, ठीक है। इन ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रोकन इनटू 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। जब वो टूटता है तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं और 3 कार्बन एटम अलग हो जाते हैं और 3 कार्बन अलग हो जाते हैं। इस 3 कार्बन के जो कंपाउंड बनेगा इसको पायरुविक एसिड का नाम देंगे। और ये 6 वाला जो था वो तो ग्लूकोज था। ग्लूकोज टूट के 2 हिस्सों में कन्वर्ट हुआ है। पहले 6 एटम थे उसके पास, अब 3 एटम है कार्बन के, हर एक को हम पायरुविक एसिड कह रहे हैं और इसको हम कह रहे थे ग्लूकोज है ये, ठीक है। अच्छा, वो आगे ग्लाइकोलाइसिस हो गया। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बस ये बात याद रखें। और इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज टूट के 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर। वो कह रहा है द पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एनएडीपीएच एंड एफएडीएच2। वो कहता है जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं ना और तोड़ते हैं तो पायरुविक एसिड निकलता है ग्लाइकोलाइसिस में, और उसके बाद जो पायरुविक एसिड होता है ना उसको जब हम तोड़ते हैं तो हमें एटीपी मिलता है, एनएडीपीएच मिलता है और एफएडीएच मिलता है। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एनएडी का मतलब है निकोटीन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और एफएडी का मतलब होता है फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें मिल रही हैं।
अल्टीमेटली हमने ताकत हमें चाहिए जो कि हमें एटीपी की शक्ल में मिल रही होगी। हम NADPH से भी एटीपी बना लेंगे, FADH2 से भी हम एटीपी बना लेंगे, लेकिन ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे बना रहे हैं आगे जैसे ही हम पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, वो कहता है बिफोर एंटरिंग इन क्रेब्स साइकिल पायरुविक एसिड इज चेंज इनटू 2 कार्बन एटम कॉल्ड एसिटाइल CoA। वो कहता है क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस से मैं इधर आपको ना इधर आसानी से बताता हूँ। ये देखें ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लूकोज था, ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड बने। ठीक है, उसके बाद ये पायरुविक एसिड जो है ना क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले एसिटाइल CoA में तब्दील होगा, फिर ही क्रेब्स साइकिल होगा। समझ आ गई? वो कह रहा है पायरुविक एसिड को क्रेब्स साइकिल में जाने के लिए, क्रेब्स साइकिल के रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए पायरुविक एसिड को एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होना पड़ता है। ठीक हो गया। ये देखें ये ग्लूकोज था, ये टूटा, 2 पायरुविक एसिड निकले और एक हमें एनर्जी के तौर पे एटीपी मिली, एक NADPH मिला। ठीक है, ये 3 चीज़ें मिली। फिर 2 पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस से निकलकर क्रेब्स साइकिल में जाएंगे। वो क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होंगे, फिर आगे जाएंगे। उसके बाद वो कहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो तीसरी फेज है रेस्पायरेशन की, एरोबिक रेस्पायरेशन की। अच्छा एक बात और, एक MCQs आता है कि वो कौन सी प्रोसेस है जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में हो रही है, वो कौन सी है मैं आपको बता चुका हूँ, वो ग्लाइकोलाइसिस है। अब ये बताएं क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसके अंदर हो रहा होगा? ये एरोबिक रिस्पायरेशन में हो रहा होगा, एनारोबिक में नहीं होगा, क्योंकि क्रेब्स साइकिल को और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को आगे इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, तो सिर्फ एरोबिक रिस्पायरेशन में तीनों के तीनों रिएक्शन हो रहे होंगे, ग्लाइकोलाइसिस भी होगा, क्रेब्स साइकिल भी होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होगा। इसीलिए तो हम एरोबिक रिस्पायरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मौजूद होता, ग्लूकोज टूट के पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, ये बस एक दफ़ा एटीपी मिलेगी, आगे कोई काम ही नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं। ऑक्सीजन है नहीं तो हमें थोड़ी एटीपी मिलेगी, मतलब एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमें बहुत कम एटीपी या एनर्जी मिलती है। और बात करें एरोबिक की तो वहाँ पे हमें आगे आगे रिएक्शन होते जाएंगे और ग्लूकोज को मजीद तोड़ के हम वहाँ से एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जल्दी से आते हैं। वो कहता है इज अ फाइनल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो फाइनल स्टेप होता है, मतलब आखिरी मरहला होता है सेलुलर रेस्पायरेशन का। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जैसे कि उसका नाम है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, वो कहता है सेकंड इन दिस स्टेप के अंदर NADH जो होता है, जिसको मैंने कहा था निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, और FADH फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये रिलीज होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और हाइड्रोजन आयन रिलीज, हाइड्रोजन आयंस ये क्या करते हैं, ये NADH और FADH जो है इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव कर रहे होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन आर टेकन अप बाय सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो देते हैं, अब वो कह रहा है NADH और FADH जो बनेंगे ना, जो बनेंगे किससे बने, किसके अंदर बने हैं, ये देखें जो क्रेब्स साइकिल है उसके अंदर NADH भी बन रहा है, इधर भी NADH बन रहा है और FADH भी बन रहा है। अब इन 3 चीज़ों को ना हम ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ताकि इनको भी तोड़ के इनके अंदर से भी ATP निकाल सकें। एक NADH से हम 3 ATP निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक NADH बराबर होता है 3 ATP के। ठीक है, और एक FADH जो होता है, FADH जो होता है DH2, ठीक है, वो होता है हमारे पास 2 ATP के बराबर। ये MCQs है, ये भी आपने याद रखना है कि एक NADPH से हम इतनी ATPs निकाल सकते हैं और एक FADH2 से हम इतनी ATP निकाल सकते हैं। और ये तभी हम निकाल पाएंगे जब इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारेंगे, तब इन्हें तोड़ेंगे फोड़ेंगे, तो तभी इनसे एनर्जी निकलेगी या ATP निकलेगी। ठीक है, हमें ना एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए ATP की ज़रूरत है, क्योंकि सेल जो है ना वो सिर्फ उसकी जो करेंसी है, जैसे हमारे मुल्क के अंदर पैसा है, बाहर के अमेरिका के अंदर डॉलर है, या फिर आप सऊदी अरब में चले जाएं वहाँ पे रियाल हैं, कहीं पे पाउंड्स हैं, UK में लंदन में चले जाएं वहाँ पे पाउंड होते हैं। ठीक है, जर्मनी में और पैसे इस्तेमाल होते हैं, हर कहीं पे अपनी करेंसी है, हमारी करेंसी रुपया है। ठीक है, बांग्लादेश में चले जाएं टका है वहाँ पे। तो इस तरह हर एक मुल्क की अपनी करेंसी होता है। सेल को काम करने के लिए ATP की ज़रूरत होती है, FADH NADH की उससे कोई काम लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो ATP हमें चाहिए, हम इसमें से भी ATP निकालेंगे, अगर हमने अगर एनर्जी हमें चाहिए FADH में से भी निकालेंगे। ठीक हो गया, हम NADPH FADPH को
इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि इनमें से एटीपी निकाल के सेल को काम करवाएंगे। ये बड़े लेवल की बातें हैं, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है फुली क्लियर हो। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव इन सीरीज एंड कैरी लूज एनर्जी, वो कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन मूव करते जाते हैं तो अपनी लूज एनर्जी को लूज करते जाते हैं, मतलब एनर्जी को अपनी खारिज करते जाते हैं, विच इज़ यूज टू सिंथेसाइज एटीपी, जिसे हम एटीपी बना लेते हैं। इसी तरह यही तो वजह है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हम इन NADH और FADH को इस्तेमाल करके एटीपी बना लेते हैं। एक NADH से हमारे पास 3 एटीपी बनते हैं और एक FADH से हमारे पास 2 एटीपी बनते हैं। बस यही बात आपने याद कर लेनी है। एट द एंड ऑफ चेन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर। एंड पे हमें ये देखें पानी मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, ठीक है। ये एंड पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हमें मिलता है वो वाटर मिलता है, बाकी हमें एटीपी मिलती है। और ये सिर्फ फिर चले जाते हैं ऊपर NADPH, यहाँ पे ये देखें NADH आया, ये एक कोएंजाइम है, ठीक है। ये देखें FADH यहाँ पे ना, ये हाइड्रोजन जो है ना ले लेंगे, ठीक है, और ये ताकत आ जाएगी इनके अंदर। ये हाइड्रोजन कहाँ से लेंगे? ये हाइड्रोजन इस एसिटाइल CoA से लेंगे और ये NADH बन जाएंगे। ये देखें ये ADP था ना, ये ADP एक अपने अंदर ADP जो था अपने साथ एक और फास्फेट मिलाएगा, ठीक है, तो ये ATP बन जाएगा। और ये फास्फेट अपने साथ मिलाने के लिए इसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, और वो एनर्जी जो है वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब ये पायरुविक एसिड जो है टूटेगा तो तब हमारे एनर्जी निकलेगी ADP ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, ये NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम इनके H निकाल लेंगे एंड पे और उसको ऑक्सीजन के साथ मिला लेंगे, इस ऑक्सीजन के साथ, जिससे पानी बन जाएगा। होप सो आपको सारी समझ आ गई होगी। फ्लेमिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज आल्सो कोएंजाइम, इट गेट्स 2 हाइड्रोजन एंड रिड्यूस इनटू FADH। वो कहता है जो NADH है ना, NADH पॉजिटिव, ये अपने तरफ ना 2 हाइड्रोजन को खींच लेता है और NADH2 बन जाता है, और फिर ये अपने हाइड्रोजन जहाँ पे देने होते हैं ये दे देता है, वहाँ पे पानी बन जाता है और एनर्जी निकलती है, उसे हम ATP बना लेते हैं, और फिर से ये NADPH नंगा हो जाता है, ठीक है, और फिर से चला जाता है ग्लूकोज के पास, ठीक है, वहाँ से फिर से हाइड्रोजन पकड़ता है, फिर से एनर्जी देता है। इस तरह ग्लूकोज नए पकड़ के ये हमें एनर्जी देता रहता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं एनर्जी बजट या रिस्पायरेशन की तरफ। यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले वो कहता है ब्रिटिश एक बायोकेमिस्ट था, ये हम एक कर लेते हैं ब्लू बॉक्स। वो कहता है ब्रिटिश था, ठीक है, ब्रिटिश का मतलब जो लंदन वगैरह का था, जो UK में रहने वाला था, जो ब्रिटिश इंग्लिश बोलता होगा वो ब्रिटिश था, ठीक है, बरतानवी था, यानी कि एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट था, ठीक है, जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को पढ़ता था। एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट था, उसका नाम था सर हैंस क्रैब। उसने डिस्कवर किया था कि जो क्रैब साइकिल के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं उन सब को, और उसने क्रैब साइकिल का नाम दे दिया था, क्योंकि उसका नाम सर हैंस क्रैब था ना, तो उसने अपने साइकिल को, इन रिएक्शंस को अपने नाम से क्रैब साइकिल का नाम दे दिया। जैसे आपको पता है जो सियासी लोग होते हैं जब कोई तामीर कराते हैं कोई चीज़ तो अपने नाम से रखवा देते हैं, जैसे शहबाज शरीफ मोटरवे या इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट जिस तरह का काम करता है वो फिर उस रिएक्शन को या उस चीज़ को अपने नाम से ही मंसलिक कर लेता है। वाई इट इज़ अनकरेक्ट टू से दैट द एनर्जी रिलीजिंग स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो कहते हैं ये क्यों कहना गलत होगा कि जो एनर्जी निकल रही है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से निकल रही है। ये कहना इसलिए गलत होगा क्योंकि जो एनर्जी निकल रही है ना वो असल में ग्लूकोज के टूटने से निकल रही है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सिर्फ हम एनर्जी को ATP में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही? मैं समझाता हूँ। हमने ना FADH2 इकट्ठे कर लिए और हमने NADH इकट्ठे कर लिए, ठीक है। अब हम इससे ना इनको कन्वर्ट करेंगे ATP के अंदर, ठीक है, इनसे ATP निकालेंगे। NADH से 3 ATP निकलेंगे, FADH2 है तो इससे 2 ATP निकलेंगे। आप इससे भी याद रख सकते हैं कि इसके साथ H2 है तो इससे 2 ATP निकलेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो हम एनर्जी निकाल रहे हैं वो असल एनर्जी जो है वो पहले की ही मौजूद है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एनर्जी नहीं निकल रही बल्कि ये NADH और FADH से एनर्जी निकल रही है। तो इसीलिए ये कहना गलत है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एनर्जी निकल रही है ये कहना गलत है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एनर्जी निकल रही है, ये गलत बात है। बल्कि FADH और NADH से एनर्जी निकल रही है जो कि क्रैब साइकिल में बने हैं, और NADH तो ग्लाइकोलाइसिस में भी एक बना था, ये रहा, एक NADH ग्लाइकोलाइसिस में बना था, फिर NADH यहाँ पे क्रैब साइकिल में भी बने थे, NADH ये रहा, FADH ये रहा। इनसे हम बस एनर्जी निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमें एनर्जी नहीं दे रहा बल्कि ये मॉलिक्यूल्स हमें एनर्जी दे रहे हैं, तो इसलिए ये कहना इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एनर्जी बजट की तरफ। मैंने आपको बताया NADH 3 ATPs देता है, और जो हमारे पास इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब NADPH ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी देता है ना, ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है, पहला स्टेप जो है
हर एक NADPH से 3 ATP निकलनी है, लेकिन वो कहता है 2 ATP हमें मिलती हैं क्योंकि एक ATP जो है वो खर्च हो जाती है इसको माइटोकॉन्ड्रिया में की मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक हो गया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होना है। ये देखें ना, साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म, ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटेगा, NADH बन जाएगा ग्लाइकोलाइसिस से, फिर ये NADPH माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी तो जाएगा ना। तो इसको अंदर जाने के लिए एक ATP लगानी पड़ती है। इसीलिए एक NADH जो है 3 ATP देता है, एक ATP यहाँ पे खर्च हो जाती है। तो ग्लाइकोलाइसिस के NADH से हमें टोटल जो ATP हमें जो फ़ायदा मिलता है वो 2 ATP मिलती हैं। एक तो वो खर्च कर देता है यहाँ से यहाँ जाने के लिए। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। उसके बाद वो कहता है द टोटल आउटपुट ऑफ आर कैलकुलेटेड। हम सारी जितनी भी एनर्जी हैं, जितनी भी ATPs हैं उनको कैलकुलेट कर लेंगे। FADH से हमें 2 ATP मिलती हैं और हम एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑफ ग्लूकोज में हमें सिर्फ 2 ATP मिल रहे थे। देखा, जब ऑक्सीजन को नहीं यूज़ करेंगे तो हमें एक ग्लूकोज से सिर्फ 2 ATP मिलेंगे, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लें तो हमें तकरीबन 36 ATP यानी 36 ATP मिलेंगे। तो देखा एरोबिक रिस्पायरेशन में कितनी ज़्यादा हम एनर्जी निकाल सकते हैं ग्लूकोज को तोड़कर। देखें ग्लाइकोलाइसिस में एक तो ये 2 ATP मिले थे हमें ग्लाइकोलाइसिस में अलहदा से, ठीक है, ये 2 ATP आ गए, और फिर हमें 2 NADH मिले थे, ठीक है, ये 2 NADH भी आ गए। 2 NADH से हमें 2 NADH से 6 ATP निकलेंगी, 2 तो इस्तेमाल हो जाएंगी क्योंकि 2 NADH हैं, 2 इनको जाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर ATP निकालने के लिए एक ATP लगाएंगे, तो इनमें से 4 ATP निकलेंगे। फिर ये 2 NADH, इनसे 6 ATP निकलेंगे, इनको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्रैब साइकिल जो कि अंदर ही हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के। उसके बाद फिर ये जो है 6 NADH हैं, तो इनकी देखें 18 हमें ATP मिलेंगे, यानी 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 18 जवाब आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 6 आएगा, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 6 आएगा। लेकिन ये 6 जो है इसमें से 2 ATP इस्तेमाल हो जाएंगी क्योंकि ये साइटोप्लाज्म से ATP ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है। उसके बाद फिर आगे हमें फिर 4 ATP मिलेंगी। इन सारी ATPs को हम जब मिलाएंगे तो टोटल 36 ATP मिलेंगी हमें। एरोबिक रिस्पायरेशन में सिर्फ 2 ATP मिल रही थी, एरोबिक रिस्पायरेशन में हमें 36 ATP मिलेंगे। थैंक यू सो मच।